राजपूत। राजपूत जो शौर्य और पराक्रम का दूसरा नाम है। जिन राजपूतों से मुगल हो, अंग्रेज हो, थर थर कांपते थे और उनकी रूह कपकपा जाती थी। राजपूत में अगर बात करें तो अनेकानेक राजपूत इस धरती में जन्म लिए हैं। चाहे बात करें महाराणा प्रताप की, चाहे बात करें पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्हीं राजपूताना सेना से हमारे सामने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के श्री बीरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। जी नमस्कार। तोमर जी की बात करें तो वीरेंद्र जी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो चलिए दर्शकों को आपके द्वारा ही एक बार आपका परिचय बताएं, क्योंकि शायद हम थोड़ा सा ही बता रहे हैं। अब आप अपने मुंह से अपनी जीवनी बताएंगे जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर खागा में हुआ और मेरे पिता एक किसान थे। किन्हीं कारणों से मुझे मेरे पिताजी को जो है रायपुर छत्तीसगढ़ की धरा पे आना पड़ा और संघर्षों का बहुत बड़ा पहाड़ हम लोगों के जीवन में तब आया जब 2006 में हमारे पिताजी नहीं रहे। उसके बाद मन में एक जिज्ञासा हरदम रही, समाज के लिए कुछ करना है, छत्तीस कौम के लिए कुछ करना है, सनातन धर्म के लिए कुछ करना है। माँ की प्रेरणा मिलती गई, माँ का साथ मिलता गया, बहुत सारे व्यसनों से दूर रहे और समाज के लिए एक नशा जागा। एक नशे के तौर पर समाज को लेते हुए, एक जुनून के तौर पर समाज को लेते हुए, सनातन धर्म के लेते हुए आगे बढ़ने का एक बीड़ा उठाया गया और लगभग काफ़ी समय से संघर्ष करते करते देखिए आज से 7 साल पहले सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, जो कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बड़े भाई, उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदारी, करणी सेना की प्रदेश की जिम्मेदारी दी। उसके साथ में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए हम लोगों ने बहुत उनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। और आज जब हम छत्तीसगढ़ की धरा पर काम करने के लिए उतरते हैं, पूरे प्रदेश में दौरे करते हैं, पूरे प्रदेश में जाते हैं, जो वहाँ पे लोगों का साथ और समर्थन मिलता है, वो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लेकिन आज हमारे मन में एक जिज्ञासा हरदम रहती है। बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं, कभी कुछ होगा तो आपसे के माध्यम से बताया जाएगा। आज मन में एक जिज्ञासा हरदम रहती है, मन में एक जुनून रहता है कि छत्तीसगढ़ ने हमें बहुत कुछ दिया है, छत्तीसगढ़ महतारी ने बहुत कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ की माटी का कर्ज है, छत्तीसगढ़ की माटी के कर्ज को किस प्रकार से हम उतार पाएँ, उसी प्रयास में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर में हर अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म का झंडा लेकर के हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे जो करणी सैनिक हैं, वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ को लेकर के, उनके निष्ठा, उनके समर्पण को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यह सतत चलता रहेगा, हम रहें ना रहें, लेकिन ये जो सनातन धर्म का झंडा है, ये राजपूताने का झंडा है और ये छत्तीसगढ़ का, जो छत्तीसगढ़ की माटी है, इसे माथे पे लगा कर आगे बढ़ते रहेंगे। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कर्ज को, छत्तीसगढ़ की माटी के कर्ज को और यहाँ के एक एक व्यक्ति के लिए उसके जो अधिकारों की लड़ाई है, करणी सेना परिवार एवं वीरेंद्र सिंह तोमर लड़ता रहेगा और वो अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास किया जाए और अधिकार दिला के रहेंगे। बीरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी से उनकी नृशंस हत्या खुलेआम कर दी जाती है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, उन्हें इस तरह मार दिया जाता है, क्या कारण है? देखिए, यह जो घटना है अपने आप में शासन प्रशासन पर सवालिया निशान लगाता है, उठाता है जी, कि लगभग एक वर्ष से हमारी राष्ट्रीय टीम ने शासन को अवगत कराया था कि इनके ऊपर हमला होने की आशंका है। कई बार ऐसी धमकियां मिली, कई बार ऐसी आतंकवादियों की धमकियां मिली, पाकिस्तान से धमकियां मिली,
लेकिन उसके बाद भी अगर सुरक्षा देने में असमर्थ रही सरकार, तो ये बात तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में जो है संदेह पैदा करती है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो इन्वॉल्व तो इस तरह से रहा होगा, तभी जाकर इतनी बड़ी घटना को खरीद कर दिया गया। अब इस घटना हो जाने के बाद आप देख रहे हैं, इनको अंदाज़ा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाने के बाद क्या क्या माहौल बिगड़ने वाला है पूरे भारत के अंदर में। आप देख सकते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माहौल बिगड़ा हुआ है, अगर हमें संविधान पर विश्वास न होता तो यह माहौल दिल्ली तक पहुंच सकता है। देखिए, सब लोग बहुत इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं। ऐसे पुरोधा का चले जाना, जिसने 36 कौम को लेकर के एक मुहिम छेड़ी। आज हम अभी आ रहे तो हमने देखा कि जो है हमारे लोग बात कर रहे थे, हमने कहा देखिए, जीवन में जब आदमी मर जाता तो उसके पीछे पता चलता है कि उसने क्या काम किया है। आज लाखों की संख्या पे लोग हुजूम तैयार है उनके लिए जान देने और जान लेने के लिए, लेकिन हम लोग शांति से काम ले रहे हैं कि हमें अपने संविधान पर, अपने कानून पर विश्वास है। तो हम लोग लगे हुए हैं अपने जो है विरोध प्रदर्शन करने में। कहीं ना कहीं पूरा राष्ट्र लगा हुआ है, पूरे सनातन धर्म के लोग लगे हुए हैं, 36 कौम लगी हुई है। इस तरह की घटना जो है, जिस प्रकार से सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की बात करें तो उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। लास्ट में यही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके आज राजपूत समाज को इतनी बड़ी दिशा दे गए, सनातन धर्म को इतनी बड़ी दिशा दे गए। आपने अभी बात करा प्रशासन की, तो क्या आपको कहीं कहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ या राजस्थान के जो पुलिस प्रशासन है, प्रशासन व्यवस्था को दुरुस्त न करके केवल राजनीतिक मोहरा बना है या मंत्रियों की कठपुतली बना है? बिल्कुल सही बात है कि जब कभी बात आती है तो राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है उनसे लेकर के लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो इतिहास रहा है, उन्होंने चाहे पद्मावत फिल्म रही हो, चाहे जेएनयू में ऐसे बहुत सारे कंटेंट आए, बहुत सारे ऐसे जो है बयानबाजी हो, उसमें उन्होंने हर समय, चाहे वो आनंद पाल एनकाउंटर रहा हो, चाहे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें गिनाना मतलब संभव नहीं है, संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे सनातन धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं जिनके लिए उन्होंने जो है जो आंदोलन खड़े किए वो राजनीतिक नहीं थे, वो हरदम सामाजिक और धार्मिक रूप से धार्मिक रूप के आयोजन रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार तो बहुत राजनीति के ही शिकार हुए हैं। अगर दुनिया भर के लोगों को सुरक्षा दे दी जाती है और उन्हें सुरक्षा होती, शायद ऐसे लोग जो जिस तरह से कायरानापूर्ण हरकत करके हमारे पास में ही बैठकर हमारे ऊपर जो गोलियां दाग देते हैं। बिल्कुल, आप राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति का ही शिकार हुए हैं, पर एक तरफ आपने कहा कि वो राजनीति से हट के समाज सेवा कर रहे थे सभी कौमों को। जो 36 कौम का आपने वर्णन किया कि 36 कौम को लेकर वो चल रहे थे सबका उत्थान करने के लिए, तो इसमें राजनीतिक विचारधारा कहाँ से आ गई? देखिए, जब हम कुछ कार्य करने को निकलते हैं, सामाजिक कार्य में निकलते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये आज समाज का कार्य करते हुए एक राजनीति का एक बड़ा चेहरा हो जाएगा तो हमें कहीं ना कहीं आघात पहुंचा सकता है, हमें कहीं ना कहीं डाउन कर सकता है। तो पहला कार्य वहीं से स्टार्ट होता है कि जब समाज के कार्य में हमने आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते हैं कि यह व्यक्ति किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है। हर कार्य, हर समाज सेवा राजनीति नहीं होती। आज समाज है तो राजनीति है, धर्म है तो राजनीति है, राजनीति से धर्म नहीं है, राजनीति से समाज नहीं है, समाज के द्वारा राजनीति है। लेकिन हाँ, उसी समाज को लेकर के करणी सेना एक कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सामाजिक संगठन है, एक धार्मिक संगठन है। और पूरे भारत के अंदर में जिस प्रकार से धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के हमारे जो इतिहास हैं, क्षत्रियों के जो इतिहास हैं, उन पे जो कुठाराघात होता आया, कई जमाने से होता आया, उनको लेकर के जिस प्रकार से हमने आंदोलन करे, वो उस वजह से करणी सेना जानी जाती है। करणी सेना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रही। और आज उसका परिणाम यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में इस तरह का घात हो जाता है और सरकारें चुप्पी मार के बैठी हुई थी। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है? देखिए, रोकने की बात करें
तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम या व्यक्ति किसी संगठन या किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन बहुत से छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा संगठन लेकर आगे बढ़ रहा है, आज नहीं कल ये बड़ा जो संगठन तैयार हो चुका है, अब हमें कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो धीरे धीरे उसके पीछे एक शक्ति लग जाती है तो उसे डाउन करने के लिए। आप ये व्यक्त करना चाह रहे हैं या इंगित कर रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित लोग ही इस घटना को अंजाम दिए हैं? निश्चित रूप से। तो इसके बाद में अब जो आप आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह का मतलब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत के अंदर में डर सा माहौल भी है। क्षत्रिय कभी डरे नहीं। क्षत्रियों ने इस भारत देश के लिए जो बलिदान दिया है किसी छुपा हुआ नहीं, इतिहास गवाह है। जब इस भारत देश में आक्रांताओं ने हमला किया तब यही क्षत्रिय कौम थी जब तोपों पे अपने छाती को लगा करके हजारों लोग एक छाती लगाकर हजारों लोगों की जानों को बचाया है। गर्दनें कटी हुई, सर धड़ से अलग थे और जो है धड़ लड़ रहे थे। ये वही क्षत्रिय कौम है जिन्होंने भारत देश की रक्षा के लिए 565 रियासतें इस भारत देश को दान में दे दी गई। ये वही कौम है जिन्होंने अपने त्याग बलिदान से अपने शौर्य से अपना परचम लहराया और सनातन धर्म की रक्षा करी। आज हम लोग डरे समय से हैं। हम लोगों ने 36 कौम की रक्षा के लिए जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, आज हम डरे से सहमे से हैं कि कब कौन सा व्यक्ति आए और हमें घात देकर चला जाए, हमारे बच्चों को अनाथ करके चला जाए। आज सारे राष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना महसूस कर रहे हैं कि आज जब इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर में इस तरह का हमला हो जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। इतनी विधिवत तरीके से लोग बैठते हैं और गोली मारते हुए, भूनते हुए, एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। उनके साथ में एक व्यक्ति और था उसे भी गोली से हत्या कर दी जाती है। तो जब इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो पूरे स्वाभाविक सी बात है कि पूरे राष्ट्र के अंदर में एक डर सा माहौल है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, कानून को मानने वाले लोग, अपने ताकत आज भी उतनी है, आज भी शौर्य उतना ही है। वही क्षत्रिय खून है जो महाप्रताप का खून था, जो वही क्षत्रिय खून है जो वीर शिवाजी का था, उसी के वंशज हैं हम लोग। लेकिन आज कानून का पालन, कानून पे विश्वास, उस विश्वास की वजह से हम लोग आज शांत बैठे हैं, कहीं ना कहीं अपने आंदोलन के माध्यम से। जी, आप लोग आंदोलन के माध्यम से अपराधियों की फांसी की मांग कर रहे हैं, तो क्या केवल उन 2-4 अपराधियों को फांसी देने से ये मामला सिद्ध हो जाता है? देखिए, हम बताएं, हम फांसी की मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारा उद्देश्य किसी को मारना मराना नहीं है, क्योंकि ये घटना किसने करवाई, वो जो मरने वाले लोग जिन्हें कानून तो उनको सजा दे देगा। जी। हम कुछ भी बोलते रहें, एनकाउंटर कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन कानून व्यवस्था होती है एक, उस कानून व्यवस्था के अनुसार जो है जब गिरफ्तारी होती है तो कानून व्यवस्था के अनुसार जो है पूरा सिस्टम चलता है। तो हमें उसमें भी विश्वास रखने की आवश्यकता है। रही बात कि इसके पीछे की जो शक्तियां हैं, आज जो हम मांग कर रहे हैं कि एसआईटी गठित की जाए, एनआईए जांच करे, और 11 सूत्री मांगों पर हमारी सरकार ने सहमति भी बना दी है। जी। और जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे वो शक्तियां कौन थी जिन्होंने इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर में इस प्रकार से हमला करते हुए उन्हें जो हत्या का अंजाम दिया गया। तो हमें भी पता चलेगा कि ऐसी शक्तियां भी काम करती हैं, क्योंकि हम लोग भी हर आदमी से मिलने वाले व्यक्ति हैं, जनमानस से मिलने वाले व्यक्ति हैं। अब तो डर लगता है किससे मिले किससे ना मिले, हर व्यक्ति को संदेह की निगाह से देखना पड़ता है। आप एक समाज सेवी भी हैं, तो एक समाज सेवी की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह की कानून व्यवस्था होना चाहिए जिससे समाज का हर वर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? देखिए, कानून हर समय अपने सुरक्षा को देने का प्रयास करता है, लेकिन उन्हीं कानून के बीच में कुछ ऐसे भेड़िए भी रहते हैं जिनका जो इस तरह के कानून की व्यवस्थाओं को सिस्टम से तोड़ करके अपने सिस्टम को लगाना चाहते हैं, तब कानून वहाँ विफल हो जाता है। कानून कहाँ पहुँचेगा? हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस नहीं लगाई जा सकती, हर व्यक्ति के पीछे में जो है एक आर्मी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की तलाश करने की आवश्यकता है जो व्यक्ति हमारे ही कानून के सिस्टम में घुस करके हमारे कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए, पर असल अपराधी का जो नाम आ रहा है वो लॉरेंस बिश्नोई, जो कि ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है, उसके जो शार्प शूटर और गुर्गे हैं वो आके हत्या करते हैं। तो इनका इनकाउंटर यदि हो भी जाता है
तो क्या जो बिश्नोई है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाले की हत्या कराई थी अपने शार्प शूटरों के द्वारा ही, और अब समाज के बहुत बड़े गौरव की हत्या करा के पूरे सनातन धर्म समाज की क्षति पहुंचाई है, तो क्या उसकी हत्या होना चाहिए या इस विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं उनकी हत्याएं कराना चाहिए? देखिए, अगर यह बात सही होगी कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर यह घटना हुई है, तो उसे शायद ना मालूम हो कि उसने राजपूत कौम से उसने जो है टकराने का काम किया है, और अगर शासन और प्रशासन उसे जो है सज़ा नहीं दे पाती है, तो देखिए आने वाला समय आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाला राजपूत कौम का ही कोई व्यक्ति होगा। और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का इनकाउंटर अगर शासन प्रशासन सत्ता नहीं कर पाती है, तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे जेल के अंदर ही उसे गोली मारी जाएगी और उसे पता नहीं चलेगा किसने मार दिया, और दुनिया को पता रहेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने वाला एक राजपूत ही है। आज उसने बहुत सारे लोगों की हत्याएं करी है, लेकिन अब उसने जिस राजपूत कौम से उसने जो है अपना मोहरा लिया है, उसे आने वाले समय में उसे बताया जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई तुम कोई तोप नहीं हो, तुम्हें जो है मारने के लिए वह कौम जिसने पूरे भारत देश की रक्षा के लिए, इस भारत देश की सुरक्षा के लिए, इस 36 कौम की सुरक्षा के लिए जो हमारे बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया है, वह उसे भी बता के रहेंगे। अभी कुछ समय पहले एक ट्वीट आया था रोहित गोदारा का, जो ये कह रहे थे कि हमने जिम्मेदारी ली है क्योंकि हमने मरवाया है उन्हें, और वो हमारे दुश्मनों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा रहे थे। तो किस तरह को दुश्मन उनके थे जिन्हें फ़ायदा पहुंचा रहे थे? अगर आप ये कह रहे हैं, पूरा देश ये कह रहा है कि सुखदेव जी तो केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, तो फिर ये दुश्मनी किस चीज़ की थी? देखिए, ये तो बात आज जब हम बता दें NIA की जांच होनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत साफ़ सुथरी हो जाएंगी, बहुत क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में क्या मामला था, ये लोग इस तरह की बातें कर क्यों रहे हैं, और हम जब सामाजिक रूप से सबल हो रहे हैं तो दुश्मन वो कौन थे जिन्हें हम सबल कर रहे थे। देखिए, हमारा काम था सनातन धर्म को और 36 कौम को मजबूत करना। क्या वह दुश्मन है, वह सनातन धर्म दुश्मन है, या वो 36 कौम दुश्मन है, या वो जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए जिनके लिए लड़ाई पूरे भारत देश के अंदर में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी लड़ रहे थे, क्या वह दुश्मन है? मुझे तो नहीं लगता। ऐसे जब लाखों की संख्या पे अकेले जाकर कि वो अपने कार्य को बहुत सारे आंदोलन को खड़ा करते, तब किसी ने नहीं मारा उन्हें। आज यह घटना क्यों करी गई? आज उनसे किस तरह की दुश्मनों की बात की जा रही है? कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, और इस तरह से घात कर देना अपने आप में ही सवालिया निशान लगाता है, और बहुत सारे मुद्दों को जन्म देता है, बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रों को जन्म देता है कि इसमें कोई छोटा मोटा हाथ नहीं है, और कोई बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ी ताकत इसके साथ में पीछे में लगी हुई है, तब जाकर ये घटना खरीद की गई। आप कई बार कहते नजर आते हैं कि ईगो नहीं जागो, जोड़ो नहीं, तोड़ो नहीं जोड़ो। इसका क्या तात्पर्य? आप किनको जगाना चाहते हैं और किनको जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, आपको मालूम होगा, इतिहास गवाह है, राजपूतों को राजपूतों ने ही कहीं ना कहीं डाउन किया। बिल्कुल। जब महाप्रताप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उन आक्रांताओं के साथ में, उन ऐसे मलिच्छों के साथ में, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, तब हमारे ही कुछ ऐसे राजपूत भाई उनके खिलाफ में षड्यंत्र कर रहे थे। जी। तो वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हम जब संगठित होने का प्रयास करते हैं तो हमारे ही अपने लोग जो राजनीति से प्रेरित हैं, कुछ नेताओं से प्रेरित हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दलों से प्रेरित हैं, तो वो हमें तोड़ना चाहते हैं। तो हम जो है उन मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोग हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, जो और उससे ऊपर के लोग, जो क्रीमी लेयर के लोग माने जाते हैं, उनसे बता कि भाई देखिए, जब हम संगठन की बात आए, संगठित होने की बात आए, तो हम राजपूतों के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ क्या रही, क्षत्रियों के अंदर, उनके अंदर में एक अहम ईगो, स्वाभिमान की रक्षा करना। स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है ये हमें स्वयं को पता नहीं चलता। तो ईगो का मतलब वही अभिमान की हम बात कर रहे हैं कि अपने अभिमान को छोड़ते हुए हम जागो की भावना से हम संगठित हों और 36 कौम 36 बिरादरी की रक्षा कर पाएँ, क्योंकि 36 कौम ये सनातन धर्म हमारी ओर बहुत मतलब उस निगाह से देख रहा है कि अगर हम इस भारत देश में कोई रक्षक है
तो छत्री ही ऐसा रक्षक है हमेशा से किया है, छत्रियों ने जिन्होंने रक्षा किया हरदम है, जो है छत्रछाया देने काम इतिहास किया। तो वो जो कौम है, वो जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग जो निरी हालत में है, वो हमारी तरफ बहुत आशा की निगाह से देखते रहते हैं कि ये 36 कौम जब एक होगी तभी ना हमारी रक्षा कर पाएगी। और उसी की सोच को लेकर के हमने एक नारा दिया, हमने एक स्लोगन दिया, ईगो नहीं जागो। ईगो को छोड़कर जागने की भावना से आप सब संगठित होकर के समाज को और 36 कौम को दिशा दें और 36 कौम की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। अगर पहले की बात करें तो बाहुबल ही देखा जाता था, जिसके पास ज़्यादा बाहुबल होता था वो राज करता था जी। लेकिन परिवेश बदल चुका है। यहाँ पर जिसके पास सत्ता है वो तरह तरह के कानून लगाते हैं, लोगों की रक्षा करने का कहते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं करणी सेना भी राजनीति में जाना चाहती है, क्योंकि पूरे भारत में क्या बाहर तक करणी सेना के समर्थक मौजूद हैं जी। तो क्या कहीं ना कहीं कोई नई पार्टी बना के या किसी पार्टी के साथ जुड़ के करणी सेना काम करना चाह रही है? देखिए, हमारा उद्देश्य कभी राजनीति करना नहीं रहा, लेकिन जब हम समाज के तरफ देखते हैं और समाज हमारा निरी हालत में दिखता है, और जब कभी उनके अधिकारों की बात आती है और जब अधिकार हम उनके नहीं दिला पाते हैं, तो हमें बड़ी पीड़ा होती है कि हम कर क्या रहे हैं। क्या हमारी दिशा सही नहीं है? क्या हमें राजनीति में जाना चाहिए? विचार करने पे मजबूर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में देखिए, सही बात तो सही है। अब हम जैसे पहले होता था, अब सर काटने कटाने का समय नहीं है, अब सर गिनाने का समय है। हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, 36 कौम से जुड़े हुए लोग, जितने भी लोग हैं, उनको मैं आह्वान भी करता हूं और इस बात पे हरदम फोकस करता हूं कि ईगो नहीं जागो, तोड़ो नहीं जोड़ो। जोड़ने की भावना से जब हम एक होकर के एक बड़े रूप में स्थापित होंगे, तो यही पार्टियां हमारे आपके, आप भी जानते हैं कि पार्टियां इस समाज से हैं, पार्टियां जन समर्थन से हैं, जनता ही पार्टी है, समझ लीजिए। और अब यह महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम जब अपने लोगों को न्याय नहीं दिला पाते हैं, तो मन करता है, इच्छा होती है कि नहीं, राजनीति में हमारे लोगों को लाना चाहिए। क्यों ना हमें भी राजनीति की तरफ बढ़ करके पावर हाथ में आएगा, तब हम जाकर वो जो निरी हालत में लोग जो है खड़े होकर के हमारी तरफ निगाह, आशा की निगाह से देख रहे हैं, शायद उनके लिए हम कुछ कर पाएँ। आप करणी सेना के जो संगठन अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जिनमें आक्रोश कूट कूट के भरा है इस नृशंस हत्या को लेकर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा। घटना बहुत बड़ी घटना है, हमें स्तब्ध हैं। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, हमारे दादा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे हमारे साथ में नहीं हैं। चूँकि हमने पहले भी कहा कि हम शासन को मानने वाले लोग हैं, उन पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। जब तक हमारे कानून व्यवस्था हमारी बहुत टाइट है, और कानून व्यवस्था के माध्यम से ही हम प्रयास करेंगे कि उनको सजा हो, और नहीं तो उसके बाद तो करणी सेना वैसे भी क्रांतिकारी संगठन है। अपने हाथ में बहुत कुछ लेकर के एक आंदोलन के रूप में हम यहाँ नहीं, आज पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में अंदर में एक जलजला मचा हुआ है, एक कोहराम मचा हुआ है। वह कोहराम दिल्ली तक पहुँच सकता है। बहुत जल्द मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन उसमें पूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए उन दोषियों को सजा दिलवाएगी और उन्हें फांसी तक पहुंचाएगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और साथ ही साथ पूरे प्रदेशवासियों से विनती करता हूं कि आप बहुत ही शांत तरीके से आप जो है आंदोलन करें और अपनी जो है ताकत को दर्ज करवाएं। हत्या तो कर दी गई है और पूरे समाज को ही नहीं, पूरे विश्व को भी इसकी क्षति पहुंचाई गई है। फिर भी कहीं ना कहीं अभी संशय बना हुआ है कि आखिर ये कारण क्या हो सकता है इसकी। जैसे तोमर जी ने बताया कि NIA जांच होना है, जांच के बाद ही पूरी तरह से सिद्ध हो पाएगा कि आखिर ये कारण क्या था। जुड़े रहिए आगे की जानकारी के लिए। साथियों, एक और विनम्र अपील और निवेदन और करना चाहेंगे आप छत्तीसगढ़ वासियों से। विगत 13 महीने से हम लोगों ने, हमारी समिति ने, एक समिति हमारी खारून गंगा महाआरती महादेव घाट जन सेवा समिति ने और करणी सेना परिवार मिलकर के हर पूर्णिमा को खारून गंगा महाआरती का आयोजन करवाती है, जो कि बनारस की तर्ज, आपने बनारस का नाम सुना, बनारस की तर्ज पर होती है। उसका वार्षिक उत्सव 26 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें बनारस और छत्तीसगढ़ के ब्राह्मणों को मिलाकर 108 ब्राह्मण
उस तट पर, महादेव घाट के तट पर विशाल श्रृंखला के रूप में विशाल आरती वाराणसी की तर्ज पर होने जा रही, वह एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ऐसा अद्वितीय कार्यक्रम, ऐसा अद्भुत कार्यक्रम पूरे देश में कहीं पे नहीं हुआ। पूरे देश की बात करें, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है। ऐसा कार्यक्रम 26 दिसंबर को होने जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हों और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके इस तरह इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाएं। और इस कार्यक्रम में एक और भी आपको बता देना चाहते हैं कि इस आरती के साथ साथ इस कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध कलाकार और उनकी भक्तिमय प्रस्तुति हमारे पद्मश्री कैलाश खेर जी की प्रस्तुति होगी, जिसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सबका कार्यक्रम है यह कार्यक्रम। हम लोगों ने एक पहल की थी, आज 13 महीने बीत गए, ये 14वां आरती होगी 26 तारीख पूर्णिमा को। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इतने विशाल आयोजन के लिए, इतने बड़े धार्मिक आयोजन में आप सबके साथ से ही ये धार्मिक आयोजन सफल हो सकता है। आप सबसे बार बार विनती करना चाहेंगे कि 26 दिसंबर को इस खारगंगा महाआरती महादेव घाट जनसेवा समिति के विशाल आयोजन में, इस धार्मिक आयोजन में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप सब आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ठीक है, नमस्कार। जी नमस्कार।